हाँ, अब आपको आ रही मेरी आवाज? जी सर, आपकी आ रही है, मेरी आप तक आ रही है? अरे आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी जी। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको मैं वेलकम कहूंगी, और जो सर की तरह से देख रहे हैं उनको भी मैं वेलकम कहूंगी। अब मैं अपने शो का बाकायदा आगाज करती हूँ। जी जी। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम इरफान अहमद उर्फी है, जो एक मशहूर राइटर है। उन्होंने सबसे पहले अपनी किताब पाँव लिखे, और उनको ड्रामा और फिल्म की तहरीर और स्क्रीन प्ले की वजह से उनको बहुत जाना जाता है। और मैं इनकी तारीफ क्या करूँगी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इनकी तहरीर में से जेब, चुप रहो, नेल पॉलिश और टेलीविजन के कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनकी जिनको अपने जरूरतमंदाना मौजूआत की वजह से काफी हद तक मुतवज्जो हासिल हुई है। और इन्होंने बाजी फिल्म भी लिखी है। बाकी हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अब हम गेस्ट को वेलकम करते हैं। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, और बड़ी अच्छी बात है। मैं बड़ा इनकरेज करता हूँ आपको। तो अब थैंक यू सर। जी जी जी, बोलिए। तो अब मैंने कहा बताएं। मैंने कहा थैंक यू सर कि आपकी बेस्ट विशेस हमारे साथ होनी चाहिए। मैंने भी फर्स्ट टाइम शो स्टार्ट किया हाँ है नहीं, थैंक यू। आप लोगों थैंक की यू। वजह से। हाँ ठीक, मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वाली बात नहीं है। यू आर ऑलवेज वेलकम। आप जब भी कहेंगी मैं आऊँगा। और बताइए, अब पूछे जी आप जो सवाल आप जी सही है। सर, आपको किस चीज ने अदब की तरफ मोटिवेट किया? वो ऐसा है कि मेरा ना घर का माहौल ऐसा था। मेरा पूरा जो खानदानी जो सिलसिला है वो अदबी। मेरे नाना शायर थे पंजाबी के, बहुत बड़े बड़े क्लासिक पोइट जी थे। जी। मेरे एक मामू भी थे, मेरी अम्मी के खालाजाद भाई थे, वो भी पोइट थे। फिर इसी तरह मेरे अपने पेरेंट्स जो हैं थे, जो अब तो नहीं रहे दुनिया में, तो वो भी बड़े लिटरेरी थे। तो घर में बहुत ज्यादा अदब, लिखना पढ़ना और इन चीजों का। तो और उस जमाने में पैदा किया 70s में, जब मैंने होश संभाला। उस जमाने में पाकिस्तान में भिखारियों, शायरों, अदीबों की बड़ी इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट थी। जी। तो मुझे भी फिर ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ होना चाहिए। इसलिए मुझे भी जी, शौक हो गया। कुछ मेरे ये तो साथ भी बड़े, फिर ना स्कूल कॉलेज में साथी भी बहुत अच्छे मिले। वो भी सब अदीब, अब बहुत लोगों के तो बहुत बड़े बड़े नाम है। तो उस वजह से भी ये हुआ कि वो तरबियत की ऐसी हो गई कि वो कोई भी शौक जो है वो आपका फिर पनप जाता है। जी जी। सर, जी। मेरा भी यही मानना है कि एक टीचर जो होता है ना, वो स्टूडेंट को जीरो से हीरो बना सकता है। उसका हाँ एक सही है। इंसान बना सकता है। टीचर्स का और पेरेंट्स का रोल बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स लाइफ में। बेसिकली मैं समझता हूँ कि देखें, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और घर है, एक्चुअली पेरेंट्स और टीचर्स जो है ना वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसको एनवायरनमेंट इतना एनकरेजिंग होना चाहिए, उसमें इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो कोई भी बच्चा है, वो स्टूडेंट है या आपकी औलाद है, बेटा है या बेटी है, वो उसके जो अंदर बिल्ट इन पोटेंशियल है ना, जो इम्कानात हैं, वो एक्सप्लोर करने में उसको आसानियां हो उस एनवायरनमेंट में। देखिए, जो एक उस्ताद है वो क्लासरूम में या लेक्चर हॉल में, या एक जो असातिज़ा की टीम है वो बिल्डिंग में, किसी इमारत में, वो आपको कम्युनिकेट तो करते हैं। जो लेसन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि वो आपको पूरा जो एम्बियंस है, पूरा जो माहौल है, वो कैसा आपको क्रिएट वो प्रोवाइड करते हैं। वो ऐसा होना चाहिए कि खिलाड़ी बनना चाहता है, जिसके अंदर कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जिसके अंदर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, उसको वो अपने सारे प्लेटफॉर्म पे मिले। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये जी जो प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि पॉलिटिक्स का है, यूनियन का है, डिबेट का है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का है, जैसे ये आप कर रहे हैं काम, ठीक है ना, प्रोजेक्ट जी करने, चीजें करने का एक माहौल होना बहुत जरूरी है। और ये असातिज़ा को, फैकल्टी, मैनेजमेंट को
और वो जो एग्जेक्टिव्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, और इसी तरह पेरेंट्स को भी घर में ये माहौल देना चाहिए। बाकी आप स्कूल फीडिंग तो कर नहीं सकते ना, वो आपने बच्चों ने अपने आप को एक्सप्लोर करना है और बड़ा करना है। जी सर, आपने जो अपनी पहली किताब पाउन लिखी थी, तो उस वक्त आपके जहन में क्या था? आपने किन माहौल को देख के वो किताब लिखी? देखिए, बात यह है कि मेरी 3 किताबें हैं एक्चुअली। वो जो ये जो शॉर्ट स्टोरी, कोई भी शायरी की किताब है या होती है, या अफसाने की किताब होती है, या मज़ामीन की किताब होती है, किसी भी मुसन्निफ की, या कोई नॉवल होता है, वो प्लानिंग के साथ नहीं होता। होता ये है कि वो लिख रहा होता है, बड़े अरसे से लिख रहा होता है, और मुख्तलिफ जराइद में, रसालों में, मैगजीन्स में, अखबारों में वो चीज़ें पब्लिश हो रही होती हैं। अब होता यह है कि सर्टन पॉइंट पे आके आप किसी खास एज में जाके, या किसी खास वो पीरियड में जाके आप सोचते हैं कि आप उसको कंपाइल कर लें, उसको तरतीब दे लें। फिर आप अपनी पहले से छपी हुई, लिखी हुई तख्लीकात को, या मज़ामीन को, अफसानों को, नज़मों को, या गज़लों को आप सिलेक्ट करते हैं, और फिर आप कोई पब्लिशर ढूंढते हैं, और फिर आप उसके साथ बातचीत करते हैं, और फिर एक किताब की शक्ल निकलती है। तो किताब कुछ मतलब ये जो तकनीकी आर्टिस्टिक काम होता है ना, क्रिएटिव वर्क, वो ऐसे होता है। अच्छा, अब कोई किताब होती है जो मंसूबे के तहत लिखी जाती है, जैसे अब भाषा डैम है या कोई डैम है, उस पर एक किताब लिख रही है, तो वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे होता है ना। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट करते हैं, थीसिस करते हैं, तो प्लानिंग और एजेंडे होते हैं ना, उसमें आप एक खास टाइमलाइंस ड्रॉ करते हैं, आप उसकी आउटलाइन बनाते हैं, आपका एक सुपरवाइजर होता है, एडिटर होता है, उससे आप राय लेते हैं, और अब उसकी सुपरविजन में आप वो किताब लिखते हैं। आपने ये आपके दिमाग में होता है कि 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये चीज खत्म करनी है। ये जो क्रिएटिव वर्क होता है, पेंटिंग है, कोई पेंटर है, कोई स्कल्प्टर है जो मुजस्मे बनाता है, उसने तो ये काम किया होता है ना, वो कलेक्ट करता है, उसको तरतीब देता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, और फिर सर, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अब तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सारी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन पे बहुत से कोर्सेज ऑफर होते हैं, जो मास्टर्स प्रोग्राम भी करते हैं और ग्रेजुएशन भी करते हैं ना, है ना। वहाँ पे आपको हाउस सिखाई जा सकती है। अच्छा, हम उस जनरेशन से, मेरा जिससे ताल्लुक है, उसमें हमने ट्राई एंड एरर, मतलब आप प्रैक्टिकली आप लिख रहे हैं और आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो है, जो लोग भी सीखना चाहते हैं, मेरा सबसे पहले आप एक कहानी को, उसको कहते हैं जिसे कहते हैं खुलासा, जिसे कहते हैं। तो आप वो, जैसे आपके पास एक कहानी है, तो आप सुनाएंगे ना, मेरे पास एक कहानी है, बड़ा अच्छा आइडिया है, उस पर फिल्म बन सकती है, या ड्रामा बन सकता है, 25 मिनट का ड्रामा बन सकता है, या 40 मिनट्स का ड्रामा, या 26 एपिसोड्स लिखी जा सकती है। तो आप मुझे कहानी सुनाएंगी, उसी कहानी को आप लिख लें 2 पेजेस पे, 3 पेजेस पे, 6 पेजेस पे, उसको कहेंगे वन लाइनर या साइनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी, एज इट इज, जैसे आपके दिमाग में होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आता है कि आप ब्रेकअप ऑफ सीन्स करते हैं, ब्रेकअप ऑफ एपिसोड्स करते हैं। ये बिल्कुल जैसे आप अपना थीसिस या प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अपनी चूंकि कमर्शियल है काम, जाहिर है आपने अपने प्रोडक्शन हाउस को, या चैनल को, या प्रोड्यूसर को, या फाइनेंशियल को आपने ऐसा बेचना है, तो आपने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो चीज लिखनी है ना। तो आप देखिए, आप क्या पढ़ रही हैं? आप मैस कम्युनिकेशन कर रही हैं? जी, मैस कॉम कर रही हूँ। बिल्कुल मैस कॉम करें, तो उसमें जैसे आपने कोई चीज अपने किसी प्रिंट मीडिया में, फर्ज करेंगे आपने एक चीज बेचनी है अपनी, ना, है कि आपने वहाँ पे एक एडिटोरियल बोर्ड होगा, एक चीफ एडिटर होगा, उस रसाले का या उस अखबार का एक मालिक होगा, उसके फाइनेंसिस उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आप जो भी चीज लिखेंगी, कोई भी स्टोरी है, फीचर है, खबर है, या वॉट एवर जो भी है, वो आपको कन्विंस करना होगा उसको कि ये मार्केट की चीज है, इसको लोग पढ़ेंगे, इसकी रीडरशिप होगी, इसके कंज्यूमर रीडर्स आर द कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट,
है ना। तो आपको फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी, आपको उसे फाइल करना होगा। फाइल करने का तरीका क्या है, जैसे बिल्कुल ये हमारा ये लाइव शो जा रहा है, हमने व्यूज को एंगेज करना है। इनिशियल जो आपने इसकी ओपनिंग है, जो शुरू के 2-3-4 सेकंड्स है, उसमें आपने करना है व्यूअर्स को, आपने उनको कहना है कि मैं आज आपके लिए सरप्राइज लेके आई हूँ। तो ये कहेंगे सब लोग रुक जाएंगे, हाई क्या है, क्या सरप्राइज देगा। मैं आज आपको एक ऐसी तकलीफ बुलवाने जा रही हूँ कि आप इतने खुश होंगे, आप या वट या एक बड़ी हर दिल शख्सियत है, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, एक बहुत बड़ा राइटर है, आप बहुत सीख सकेंगे, तो प्लीज आप जाइएगा नहीं। मैं आप समझिए, जैसे कहते हैं ना कि स्टे विद मी, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। आप मार्केट कर रहे होते हैं, आप बेच रहे होते हैं अपनी अपनी चीज को, अपनी प्रोडक्ट। इसी तरह आप मैस कम्युनिकेशन में हैं, तो आप जब भी जर्नलिज्म की चीज है, क्रिएटिव चीज है, या आर्टिस्टिक चीज है, एंटरटेनमेंट की चीज है, आपको बेचना है, तो अब उसकी ओपनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी के पास, जैसे अपना आपका सीवी होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता उसको सारा पढ़ने का, तो सिर्फ ओपनिंग को प्रेजेंटेशन देखनी है और उससे वहीं पे चौंक जाना है कि समथिंग इज अनयूजुअल, और फिर वो देगा। तो आपने जो वन लाइनर लिखना है, अपनी जो कहानी बेचनी है, उसकी पहली 2-3 लाइंस बड़ी ग्रिपिंग होनी चाहिए। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हालात से तंग आके खुदकुशी कर लेती है। और जब आप ये लिखेंगी, जब ये कहेंगी, तो मैं भी चौंक जाऊंगा, हाँ अच्छा वो क्या कहानी है। समझे भी बात। अगर आप ये कहेंगी एक शहर था जो बड़ा पुरहजूम था, जहाँ पे बहुत से लोग रहते थे, जहाँ लोग जॉब से, तो मैं कहूँगा ये तो शहर, अच्छा तो फिर क्या था, आगे क्या था, फिर मैं बोर हो जाऊंगा ना, फिर आपकी बात सुनूंगा। तो आपने तवज्जो ली। अगला सवाल सर, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि वन लाइनर और समरी में मेन कंपैरिजन क्या है, क्योंकि अक्सर राइटर कहते हैं हमें वन लाइनर भेजें, कोई कहता है समरी भेजे, तो वो चीज क्लियर नहीं स्टूडेंट्स को। देखिए, कोई इतना फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। वन लाइनर बेसिकली, वन लाइनर की टर्म निकली ऐसे है कि ये जो निकली है कि जैसे एलिवेटर में, लिफ्ट में आप दाखिल हो, आपने 4th फ्लोर पे जाना, आप देखते हैं कि लिफ्ट में पहले से डेविड लीन है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा, करण जौहर वहां खड़ा है, या बंसाली है, या वो क्या है, हम चैनल की जो सुल्ताना सिद्दीकी है वो खड़ी है, या मोमना दुरैत खड़ी है। अब आपने, आपके पास पता है कि 2-3 मिनट है, 4 मिनट, 2 मिनट है जिसमें वो आप कहते, तो आप जब उनसे अपनी कहानी आप कहेंगी कि मैम मेरे पास बड़ी अच्छी कहानी है, इत्तेफाक मुलाकात हो गई, अच्छा वो पूछे कि क्या कहानी है। अब वो जो एक लाइन होगी ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो ना आपसे कहें अच्छा मुझे जरूर मिलो आके, या मेरा ये नंबर ले लें। वो लाइन, उसको कहते हैं वन लाइन। वो इतना ग्रिपिंग और इतना सेंसेशनल और इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। मिसाल में आपको, जैसे मैंने एक शो कुछ कॉम होता है ना, उसके दिलगुले है, ठीक है ना, इस किस्म का मैंने एक कॉमेडी शो अगर बेचना है ना किसी को, तो मैं कहूँगा ये एक स्लिमिंग क्लिनिक की कहानी है, जिसको 5 इंतहाई फरबा यानी फैट लोग, जब मैं ये कहूँगा ना, तो जो सुनने वाला होगा ना वो थोड़ा सा चौंक जाएगा कि भाई वो तो ऑफर कर रहे हैं स्लिमिंग सेंटर होने की, क्या कहते हैं, मगर वो खुद मोटे हैं। तो ये तो बड़ा मजेदार सा एक कंट्राडिक्शन हो जाएगी, बड़ी मजे का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। विजुअली कितना इंटरेस्टिंग होगा कि एक औरत या एक मर्द जिसको ये कॉम्प्लेक्स है कि मेरा वेट ज्यादा है, तो वो एक स्लिमिंग सेंटर में एंटर करते हैं, कितना मोटे, रिसेप्शन पे इतनी मोटी की बात। अब वो जो सुने या जो डायरेक्टर होगा या किसी चैनल का ओनर होगा, जब उसे ये जुमला सुनेगा, ये मैंने वन लाइनर उसको सुना दिया, वो कहेगा अच्छा अच्छा सर फिर आप ना मेरा टाइम, फोन ले, मेरा नंबर ले, मुझे ना आपकी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। समझ नहीं बात। जैसे मैं कहूँगा कि ये एक बड़ी, ये मेरे पास एक फिल्म की कहानी है कि 2 मियाँ बीवी आपस में तय करके 3 बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठा के दरिया पे जाते हैं और
खुदकुशी कर लेते हैं सबके साथ, एकदम तंग हो जाएगा सुनने वाला। आप भी कहेंगे ये कौन सी कहानी है, मैं कहूँगा ये मुझे आप वक्त में आपको, इसको वन लाइनर कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स समरी, सिनॉप्सिस, वो एक ही चीज है ना। तो यूजुअली हमारे यहाँ वन लाइनर, समरी, सिनॉप्सिस एक ही, वो जैसे सीवी होता है, आपको सीवी जितना मुख्तसर होगा, 1 पेज का होगा, 2 पेज का होगा, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि उसको कोई पढ़ेगा। क्योंकि जिसने पढ़ना है ना आपका वन लाइनर या सिनॉप्सिस या सीवी, उसके पास ढेरों ढेर और भी आए होते हैं, तो उसके पास टाइम नहीं होता हर चीज पढ़ने का, तो वो उसमें जल्दी वो देखेगा, जो चीज को अपील करेगी उसको वो अलग से रख लेगा। सर, ड्रामा फिल्म या बुक की स्क्रिप्ट ड्रामा फिल्म या बुक की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कितनी ड्यूरेशन चाहिए होती है? नहीं मतलब क्या मतलब, समझा नहीं। मतलब अगर कि हम ड्रामा लिख रहे हैं या कोई फिल्म लिखना चाह रहे हैं या कोई बुक लिखना चाह रहे हैं, तो उसको कितनी ड्यूरेशन दरकार होगी, कितना वक्त उसको लगेगा उसे कंप्लीट करने में? देखिए ये सब डिपेंड करता है ना, ये सब डिपेंड करता है। देखिए जैसे ड्रामा है, अब वो 26 एपिसोड हैं, 40 मिनट पर एपिसोड है, तो आपने 26 घंटे की कहानी लिखनी है। 50 मिनट का एक ड्रामा होता है ना, एक किस्त होती है 1 घंटे की, तो आपने 26 घंटे की जब कहानी लिखनी है तो उसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए ना। 3 महीने से 6 महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। और अगर आपने 1.5 घंटे की, 2 घंटे की फिल्म लिखनी है, जैसे मेरी बाजी फिल्म जो थी वो 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म थी, लेकिन उसके स्क्रिप्ट पे मैंने कोई 2 साल काम किया। होता यह है कि आप जो पहला ड्राफ्ट लिखते हैं तो आप ओपनली लिख देते हैं ना, उसमें आपको ड्यूरेशन भी नहीं देखनी होती है, आपको बजट भी नहीं देखना होता ना, फिर वो बाउंस बैक होता है। जब वो प्रोड्यूसर या एडिटर या सुपरवाइजर या डायरेक्टर के पास जाता है तो वो वापस आपको भेजता है। ये बहुत से एतराज होते हैं कि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, या इसमें फलाना करेक्टर निकल के सामने नहीं आ रहा, ये बातें बहुत फालतू हैं, ये कहाँ ये बात की तवज्जो नहीं ले रही, तो आपको एडिट करना पड़ता है, बार 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 बहुत काम करना पड़ता है हर। इवन अगर आप नज्म लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, अफसाना लिख रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, उसको भी वो बार बार उसको देखना होता है, बार बार आपको करना होता है। लेकिन मेरी एक टिप जो है ना, वो अगर जो देख रहे हैं वो याद रखें कि आपने कोई कहानी लिखी है, वन लाइनर लिखा है, नज्म लिखी है, अफसाना लिखा है, वॉट एवर आपने लिखा है, आप अपनी इवन जो आप ईमेल लिखते हैं, इवन आप जो टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, आपने जब कर लिया उसको ना रख दो, उसको थोड़ी देर बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या 3 महीने के बाद, या 3 हफ्तों के बाद, या 3 घंटे के बाद, उसमें आपको अपनी गलतियां खुद नजर आएंगी, आप उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। आप जैसे अपना यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन या टर्म पेपर जब आप लिखते हैं, असाइनमेंट, जब उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं या अगले दिन देखते हैं, 2 दिन बाद देखते हैं, तो आपको उसमें से कितनी इम्प्रोवाइजेशन चीजें मिलती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप हंडिया पकाते हैं और आप चूल्हे पे रखते हैं, तो आप जब उसको रख दिया, दम आ रहे हैं, चावल हैं या वॉट एवर, करेले बनते हैं, उसके बाद उसको चलते हैं, तो आपको उसमें की गलती नजर आती है कि इसमें नमक कम है, इसमें ऑयल ज्यादा चला गया है, इसमें घी कम है, वॉट एवर। तो इसलिए आप बड़ी तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ अपने क्रिएटिव वर्क को देखें, उसको अपने पास रखें, और थोड़ी देर बाद दोबारा देखें, थोड़े दिनों बाद या थोड़ी देर बाद। सर, आपने जो बाजी फिल्म लिखी थी उसका मेन मकसद क्या था? बड़ी आवाज क्या कह रही है? बाजी फिल्म जो आपने लिखी थी उसका मेन बैकग्राउंड क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था? उसका मेन आइडिया पूछ रही हैं आप? जी, बाजी फिल्म का, बाजी फिल्म का मेन बैकग्राउंड क्या था, मेन पर्पस क्या था? अच्छा, देखिए वो पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी, या जो देख रहे हैं हमारे शो को, अगर उनमें से किसी ने देखी है तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसका थीम क्या था। बात यह है कि वो कमर्शियल वेंचर था, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो उसको पैसे कमा के देने थे, तो वो एक कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन उसमें एक मीनिंगफुल सोशल कमेंट्री भी थी, और उसमें एक
स्ट्रगल की कहानी थी, एक लड़की की कहानी थी, वो एक खास कोशिश और जिद्दोजहद के बाद अपने आप की तकमील करती है। और दूसरी जानिब एक डिकेइंग एक्ट्रेस की कहानी थी, एक अदाकारा जो अब उसकी वो मार्केट वैल्यू नहीं रही, लेकिन मेरी कहानी में, हमारी फिल्म में ये प्लस पॉइंट था कि हमारी फिल्म टाइम पे थी, ना सिर्फ अदाकारा थी। जो मीरा ने जो रोल किया था, बेसिकली मीरा एक अदाकारा जिसके पास अब वो पहले वाली बात नहीं है, उसको का काम नहीं मिल रहा, वो हीरोइन नहीं, ऊपर से वो इंडस्ट्री भी डूब रही थी। तो फिर वो जो आमना इलियास ने जो करेक्टर किया, वो पेनिट्रेट करती है इसकी सिचुएशन में, और वो इसको ठीक करके टेक ओवर कर लेती है, वो इसका स्टार्टअप समहाउ। तो वो जो एक जेलसी राइवलरी होती है एक एक एजिंग एक्ट्रेस की एक यंग एक्ट्रेस के साथ, बेसिकली उस कॉन्फ्लिक्ट पे ये काम। सर यहाँ पे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो सब यही कह रहे हैं कि बाजी फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो लोगों ने बहुत पसंद की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो इंटरनेशनली भी बड़े लोगों ने उसको पसंद किया। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी एक और फिल्म है, बल्कि इंस्टाग्राम पे उसका पेज है, वन वे ग्लास फिल्म का नाम है, जो लंदन में बनी है, और उसको प्रोड्यूस भी ब्रिटिश फिल्म कंपनी ने किया है। और वो मेरी ही जो मेरी किताब है ना, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ, उसी में से एक कहानी पे बेस्ड है, मैंने भी उसको लिखा है। और उसका इंस्टाग्राम पेज भी है, वन हाइफन वे ग्लास पे आप जाएं, बल्कि उसको लाइक करें, उसका ट्रेलर देखें, और उसमें बिहाइंड द सीन्स भी हैं, और वो उसका फेसबुक पेज भी है। क्योंकि मेरी खुद जो टाइमलाइन है मेरे फेसबुक पेज फान अहमद, तो उसमें भी वो आपको वो सब मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा मेरी एक और तीसरी फिल्म भी है, उसका नाम है आ डॉक्यूमेंट्री। इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इट्स अ फिक्शनल फिल्म, लेकिन और मगर ये तो दो फिल्में हैं ना बाकी के अलावा, ये कमर्शियल फिल्में नहीं है, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए एक्चुअली बनाई गई हैं। इनकी जो ऑडियंस है वो ग्लोबल है। ये दोनों फिल्में पंजाबी में मगर अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ। ठीक है, मैं सबको कह भी दूंगी और सबने सुन भी लिया है, तो काइंडली प्लीज जो सर कह रहे हैं वो आप लोग करें, पेज लाइक करें, उसको देखें और फिर कमेंट करके जरूर बताएं। सर एक और मुझे सवाल आया था कि मेन कंपैरिजन बिटवीन ड्रामा फिल्म और बुक इन टर्म्स ऑफ मेन कंपैरिजन बिटवीन फिल्म, ड्रामा एंड बुक इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। अच्छा, देखिए, जो किताब होती है ना, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो रीडर, कारी होता है ना, ठीक है ना, जो किताब होता है। और दूसरी बात है कि किताब जो क्रिएटिव तख्लीकी काम होता है वो आप अपने लिए करते हैं, वो आप ऑडियंस को सामने रख के नहीं करते। मतलब आपने ये नहीं सोचना होता कि जो आपका रीडर है, जो आपके सामने है, जिसने कहानी पढ़नी है, वो क्या सोचेगा, उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, ये आपका प्रॉब्लम नहीं होता। आपने वो आपका जो उसका मेयार है ना, आपने तय करना होता है, ठीक है। फिल्म और ड्रामा जो है वो एक कमर्शियल वेंचर होता है, वो लोगों के लिए होता है, वो व्यूअर्स के लिए होता है। तो आपने जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स होते हैं मार्केट, उनको ध्यान में रखते हुए आपने वो लिखना होता है। और उसमें भी अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कोई बड़ी खास बात, तो वो एक बड़ी आर्टिस्टिकली बड़े खास तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो कैप्सूल जो है वो कमर्शियल रखना होगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि फिल्म और टेलीविजन का जो व्यूअर है, वो हर कहानी का जो अंजाम है वो बड़ा सेटिस्फैक्टोरिली, तसल्ली बख्श अंजाम चाहता है। वो देखना चाहता है कि जो शर है वो अपने अंजाम को पहुंचे, वो बेहतरीन किरदार को पहुंचे, जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। फैंटेसी है ना इंसान, जबकि ऐसा जिंदगी में होता नहीं है। हम देखते हैं कि जो जालिम है, जो गासिब है, जो करप्ट है, जो जो क्रूल है, वो उतना सक्सेसफुल है। और जो शरीफ है, जो ख्याल रखने वाला है, जो नर्म मिजाज है, जो मोहब्बत है, वो कमजोर है, ठीक है ना, वो लिमिट करता है।
वो गेन करता है। रियलिटी तो ये लिटरेचर लिटरेचर इसको डिपिक्ट करता है रियलिटी को। फिल्म और टेलीविजन में आपको विशफुल थिंकिंग होती है, आपको कुछ ख्याली खुशगुमानी होती है कि इसने अच्छा नहीं किया था उस व्यक्ति के साथ, इसके साथ बुरी होनी चाहिए। तो फिर जो डायरेक्टर और राइटर है वो अपने व्यूअर को दिखाता है। जब हम ये चीज दिखाते हैं, जब हम सिनेमा से उठते हैं, फिल्म खत्म होती है, तो आपको एक इत्मीनान के साथ जाना होता है, तभी तो वो आप किसी को कहेंगे जाके वो फिल्म देखें। तो जो फिल्म और टेलीविजन वो थोड़ा सा धोखा देता है। हम उस सेल्फ डिसेप्शन फरेबी के लिए वो फिल्म या ड्रामा देखते हैं, अपने आप को खुश करने, इसलिए वो एंटरटेनमेंट है। लिटरेचर जो है, जो अदब है, जो तख्लीकी काम है, वो एंटरटेनमेंट एक और लेवल पे है। वो आपका इंटेलेक्ट को एंटरटेन करती है, आपके एस्थेटिक्स को एंटरटेन करती है। आपका जो ज़ौक़ है, आपका जो हिस्से कमालियात है, उसके क्या मेयार है, ये डिपेंड करता है हर एक शख्स पे। तो किसी को जमील नक्श की पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को साई की लगती है, और किसी को गालिब का शेर अच्छा लगता है। सर एज अ राइटर आप अपना एक बैड एक्सपीरियंस और एक गुड एक्सपीरियंस ऑडियंस के साथ शेयर करें। नहीं, देखें, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस क्या करना। बात ये है कि राइटर को जो एक्नॉलेजमेंट है ना, जो पजीराई है अपने काम की, वो फौरी तौर पे मिलती नहीं है, जैसे एक्टर को मिल जाती है, जैसे सिंगर को मिलती है, किसी हद तक पेंटर को भी मिल जाती है। राइटर को बड़ा वक्त दरकार होता है, क्योंकि जो ऑडियंस है, जब उसको समझने वाला, जो पढ़ने वाला, वो पता नहीं कहाँ कहीं बैठा हुआ है। हो सकता है वो आपकी जिंदगी में भी, आप जब मर जाएंगे तो पता नहीं के बाद 100 साल बाद कुछ को देखे पड़े। तो इसलिए इसलिए राइटर को इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्स, इससे मुबर्रा होना चाहिए। उसको काउंट नहीं करना चाहिए कि मुझे अवार्ड मिल जाए, मुझे गिराई मिले, मुझे पैसे मिले, मुझे लोग पसंद करें, मैं स्टार। ये होगा नहीं। वो अगर होस्ट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी होता तो है, हो जाता है। बड़े बड़े राइटर जैसे परवीन शाकर हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है। तो बड़ी यंग एज में बड़ी पॉपुलर शायरा थी, पता नहीं आप लोग तो शायद बहुत छोटे होंगे या नहीं हुए होंगे, उनकी मुस्तनसर तारड़ बड़े पॉपुलर क्राउड पुलर हैं। अहमद फराज है, मुनीर नियाजी है, और फिर ये जो खवातीन ड्रामे लिखती हैं और जो खवातीन के राइटर्स नॉवलों में कहानियाँ लिखती हैं, उमैरा अहमद वगैरह के, फरक इश्तियाक जिनका ये नॉवेल्स पे ये सीरियल चलते हैं, ये वेरी पॉपुलर माशाल्लाह। तो ऐसा भी होता है, मगर वो हर राइटर वो इतना सक्सेसफुल तब होता नहीं, ज्यादा करनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि राइटर का काम यह है कि वो आइसोलेशन में लिखता रहे, करता रहे। चलो, अवार्ड से मुझे याद आया कि आपको अब तक कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं और किस वजह से मिले, मतलब बुक के ऊपर या फिल्म के ऊपर? हाँ, नहीं, अवार्ड तो मुझे मिले, मेरी किताब को मिले, मेरे ड्रामों को भी मिले, बहुत से अवार्ड्स मिलते रहे हैं। लेकिन वो देखिए, वो अवार्ड तो होता है ना, तो डिपेंड कर रहा होता है ना, वो अवार्ड किस्म का है, क्या है, उसकी जूरी कौन है, साल में कंपटीशन में क्या था। तो ये भी देखना होता है ना कि बाकी लोग जो नामजद जो नॉमिनेटेड थे वो जाके वो अवार्ड का फैसला होता है। तो अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड ये होता है कि आपका जो जेन्युइन व्यूअर है, या आपका रीडर है, या आपकी जो टारगेट जिसको आप आउटरीच कर रहे हैं, वो अगर इसको आपको पॉलिश कर दे, या वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, या वो कैसी बात कह दे कि आप चौंक जाएं कि यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, तो वो आपका अवार्ड है। सर, आपका अपकमिंग ड्रामा आ रहा है टीवी पे या आएगा? हाँ, अभी तो देखिए, ये कोरोना की वजह से सारा कुछ पैरालाइज हुआ है, सारी एक्टिविटीज जो है ना वो रुक गई हुई है। तो अब देखिए, पता नहीं सिचुएशन कहाँ जाती है, क्या जाती है। कुछ है चीजें जो मैं कर रहा हूँ, जो लिख रहा तो रहा हूँ। अभी भी इस वक्त मेरे पास लैपटॉप में ही करने की कोशिश कर रहा हूँ एक चीज, लेकिन ये जो हालात है, सिचुएशन है, फोकस ही नहीं कर पाती, दिमाग नहीं जाता। जी, बस अल्लाह करे ये हालात जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि सारी चीजें अपनी रूटीन में ही चले जैसे चल रही थी।
ये दुआ है, मेरी एडवाइस है कि सब महफूज रहें, एहतियात करें और अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी रखें। ये हैव टू लर्न टू लिव विद इट। कोरोना ये कोई 2-3 साल की नहीं है। मैं तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये भी आ रही है, और जिन मुल्कों से, जैसे किसी हद तक मैं तो पढ़ रहा हूँ, बड़ी डिटेल में मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो चाइना में एक और वेव और इटली स्पेन में भी आ रही है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और पाकिस्तान में तो इतने अरेंजमेंट्स नहीं है ना, हम तो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, ऊपर से हमें इतनी कॉपरेशन नहीं है अपने घर वालों से, अपने मिलने जुलने वालों से। नोबडी बिलीव्स इन इट। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई कोरोना, तो अल्लाह ना करे कि जब तक हम खुद सफर नहीं करते या अपने किसी अजीज को नहीं देखते नहीं करेंगे, ये भी हम। तो ये मेरी सर दुआ है, आप जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो वो अपना ख्याल रखें। और कुछ जी बोलें, क्या पूछ रहे हैं? सर अल्लाह करे सबकी दुआएं कबूल हो। और मेरा ये कहना था कि जो अपकमिंग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं एज अ राइटर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज को पहले तो मेरे को बहुत इनकरेज करूंगा, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर आएँ। और कोई भी फील्ड हो उसमें आप जाना चाह रहे हैं, जो आपका पैशन है उसको प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करें। अच्छा, उसका तरीका ये है कि आप, जो मेरे वाली फील्ड है राइटिंग, ये है कि आप जिंदगी को करीब से देखें, लोगों से मिलें, ऑब्जर्व करें, अपने मुशाहिदे को तेज करें, अपने एक्सपोजर को, ट्रैवलिंग को, लोगों से मिलने में, इंटरेक्शन पे, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन को, और साथ ही साथ आप मुतालिया, व्यूइंग, देखना, फिल्म, ड्रामे, पढ़ना, लिटरेचर, अदब, किताब, लोगों के साथ और के लोगों के साथ मैक्सिमम अपने आप को अटैच करें। ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए सोशली अपने आप को साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिविटी से उनको करीब जाएं और पढ़ें, देखें, मुतालिया करें। आप इंशाल्लाह दे देंगे। सर शो के आखिर में आपसे शो के बारे में रिव्यू चाहूंगी कि आज शो के बारे में रिव्यू दें। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हुआ हूँ और मुझे बड़ी तसल्ली हुई है। आप इस तरह ये इसी तरह करते रहें। और अब तो ये जो डिजिटल, ये जो मीडियम है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, जो भी हैं, अब तो इन्हीं का दौर है। और इसमें अपने आप को एक्टिव करें, और इस वक्त खास तौर पे घर में बैठ के इससे अच्छी कोई और हेल्प नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है या देखेगा, उसको इसके लिए बहुत सी वेल विशेस हैं। और मेरा ये पैगाम है कि अपने आप को महफूज रखें, अपनी और ठीक है। थैंक यू वेरी मच।